हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज का कहानी मुझे मिला है प्रेत कथा नाम का एक बेंगोली यूट्यूब चैनल से, एंड जिन्होंने इस स्टोरी को शेयर किया है उसका नाम है प्रशांत हालदार, जो कि कालिकापुर से है। अगर आप अपने रियल एक्सपीरियंस, हॉरर एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है, जीमेल आईडी है, आप जैसे भी कंफर्टेबल हो मुझे अपना स्टोरी शेयर कर सकते हो। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की स्टोरी। प्रशांत को फोटोग्राफी का बहुत ही ज्यादा शौक था। जब कभी भी वो कुछ अच्छा देखता था तो अपने मोबाइल पे वो उस चीज का फोटो क्लिक कर लेता था। तो एक दिन प्रशांत ने एक नई डीएसएलआर कैमरा खरीदा, एंड प्रशांत साथ ही साथ एक नॉन गवर्नमेंट यानी कि एक कंपनी में काम करता था। एंड उसी कंपनी में उसका एक कलीग था रिया नाम का, जो कि आर्ट फिल्म, शॉर्ट फिल्म एंड मॉडलिंग करती थी। तो एक दिन प्रशांत ने सोचा कि वो रिया के साथ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करेगा। इससे उसका नए कैमरे के साथ एक्सपीरियंस हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रशांत रिया को ये बोला एंड रिया तो एकदम राजी हो गई। लेकिन एक प्रॉब्लम था, वो दोनों ऑफिस का एक ही डिपार्टमेंट में काम करता था, तो एक साथ छुट्टी नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो लोग डिसाइड किया वो शनिवार को जाएगा, क्योंकि शनिवार को ऑफिस का हाफ डे होता है। तो शनिवार को दोपहर की 2 बजे ऑफिस छुट्टी हो गया एंड वो दोनों ऑफिस के बाहर आ गया। एंड वो ऑफिस था जोधपुर पार्क में। तो उस ऑफिस के पास ही एक बहुत ही खूबसूरत सा एक प्लेस था, जहाँ पर बड़ी बड़ी पेड़ एंड बहुत सारा पुराना घर। तो वो लोग डिसाइड किया कि वहां पर जाके वो लोग फोटोग्राफी करेगा। तो देन रिया ने बोली, प्रशांत भैया तुम यहाँ पर जस्ट कुछ देर रुको एंड मैं जस्ट घर पे जाऊंगी एंड फटाक से रेडी होके आ जाऊंगी। प्रशांत ने बोला ठीक है तू जा, तब तक मैं मेरा जो कैमरा है उसको रेडी कर लेता हूँ। तो फाइनली रिया रेडी होके आ गई। वो पिंक कलर की एक हैंडलूम साड़ी पहनी हुई थी एंड होठ में हल्का सा लिपस्टिक एंड आँख में काजल। एंड वो बंगाली थी। बंगालीज को ऐसे ही सिंपल स्टाइल में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, एंड रिया पहले से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो फाइनली वो लोग वहाँ पर पहुँचा एंड डे लाइट था, तो फोटोज़ का क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही अच्छी अच्छी फोटोज़ आ रही थी। जब वो लोग फोटोग्राफी कर रहा था तो अचानक से उन लोगों को एक बहुत ही बड़ा सा एंड बहुत ही पुराना एक बिल्डिंग दिखाई दिया। तो उस घर का जो वॉल था वो बहुत ही पुराना हो चुका था एंड बहुत ही बड़ी बड़ी विंडोज थी एंड दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। प्रशांत ने रिया को बोला, रिया देखना उस घर के अंदर ना फोटोज बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा, चल चलते हैं। तो रिया बोली ठीक है चलो। तो वो लोग जब घर के सामने गया तो उस घर के पास ही एक बहुत ही लंबी सी एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक रिक्शा वाला अपने रिक्शे के ऊपर बैठा हुआ था। उन दोनों को वहां से जाते देखकर वो रिक्शा वाला अपने आंखों को ऐसे बरी बरी करके बोला, कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं कि इस घर के अंदर घुसना मना है? अगर कुछ गिर जाए ऊपर से तो क्या होगा? चलो जाओ यहाँ से। तो ये बोलकर वो रिक्शा वाला एक चद्दर अपने मुंह के ऊपर रखकर आंख बंद कर सो गया। तो अब तो उन दोनों को अपॉर्चुनिटी मिल गया था। तो उस घर का टूटा हुआ दरवाजे के नीचे एक गैप था, तो वहां से वो दोनों घर के अंदर घुस गया। जैसे ही वो लोग उस घर के अंदर घुसा सो कुछ चमकदर उन लोगों को टच करते हुए बाहर उड़ गया। एंड उस घर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा ठंडा था एंड चारों तरफ स्पाइडर का नेट बना हुआ था। तो देन उसके बाद वो लोग फोटोग्राफी स्टार्ट कर दिया। तो जब वो लोग फोटोग्राफी कर रहा था उन लोगों को बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रहा था, लेकिन वो लोग फोटोग्राफी में इतना ज्यादा बिजी हो गया था, इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि वो लोग उस आवाजों को उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया। तो कुछ देर बाद रिया बोली कि प्रशांत भाई आज तो बहुत ज्यादा फोटोग्राफी ऑलरेडी हम लोग कर लिया है, तो मुझे अभी उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग्स हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। तो प्रशांत ने भी बोला हाँ चल, मुझे भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रहा है। तो देन वो लोग वहाँ से निकल गया एंड देन प्रशांत रिया को बोला कि अब तू घर चला जा, आज रात को मैं फोटोज को एडिट करके, कल तो संडे है, कल मैं तुझे सेंड कर दूंगा। तो रिया अपने घर चली गई एंड प्रशांत भी अपने घर वापस आ गया। तो देन प्रशांत घर पे आया एंड जब रात हुआ वो डिनर विनर कंप्लीट करके अपने कैमरा लेके बैठा। तो जब वो कैमरा पे सभी फोटोज को देख रहा था तो सभी फोटोज अच्छा आया था, लेकिन उस घर के अंदर का जो फोटोज था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो जो फोटोज को उसको एकदम बेस्ट लगा, तो वो सब फोटोज़ को वो अपने डीएसएलआर कैमरा से मोबाइल पे ले लिया, क्योंकि वो मोबाइल पे एडिट करेगा। तो जब वो फोटोज एडिट कर रहा था तो एडिट करते करते बहुत ही ज़्यादा रात हो गया था, तो वो ऐसे ही सो गया। अगले दिन जब सुबह हुआ, सुबह का 10 बज गया था। कोई भी प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि संडे का दिन था, ऑफिस छुट्टी था। तो वो फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके फिर से अपने मोबाइल लेके बैठा। वो सोचा कि कल रात तो मैं कुछ ही फोटोज़ को एडिट किया था, सब फोटो कैसे एडिट हो गया। देन उसको लगा कि हो सकता है कि कल रात में नींद में था, तो नींद में ही हो सकता है कि मैं सब फोटोज को एडिट कर लिया था।
तो देन इस बात को वो कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। प्रशांत देन फोटोज को रिया को सेंड करता है एंड रिया तो फोटोज को देख के एकदम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो थैंक यू का एकदम बारिश कर देती है। देन उसके बाद वो अपने सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ को अपलोड करती है। प्रशांत भी अपने सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ को अपलोड करता है, अपने रिलेटिव्स को टैग करता है एंड सभी ने फ़ोटोज़ को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। बहुत सारा लाइक्स कमेंट आया एंड रिया तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों फिर से एक बार फोटोग्राफी पे जाएगा। लेकिन उसके बाद 2-3 दिन बीत गई, रिया ऑफिस नहीं आ रही थी। प्रशांत को आंटी मतलब रिया की मॉम से खबर मिली कि रिया को बहुत ही ज़्यादा बुखार है, उसका तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है एंड हर शाम को उसको बुखार आती है एंड 103 डिग्री से ज़्यादा उसको बुखार आती है। प्रशांत ने सोचा कि उस दिन उस घर के अंदर रिया को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो इसलिए हो सकता है उसका तबीयत खराब हो गई है। तो ऐसे ही और कुछ दिन बीत गया एंड फिर से एक शनिवार आया। तो दोपहर के 2 बजे जब ऑफिस खत्म हुआ, प्रशांत को एक कॉल आया रिया के घर से। जब वो कॉल को रिसीव किया तो आंटी की आवाज सुनाई दी। आंटी बोली, देखो ना प्रशांत, रिया कैसी अजीबोगरीब चीजें बोल रही है। तो प्रशांत बोला, क्यों आंटी, क्या बोल रही है? वो कुछ चीज बोल रही है जैसे कि मिट्टी के नीचे बंद दरवाजे के पीछे वो मेरा बक्सा है, मुझे मत मारो। तो ये सब सुन के प्रशांत को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब आंटी को क्या बोले। तो वो आंटी को बोला, आंटी आप एक काम कीजिए, डॉक्टर जो भी मेडिसिन दिया है उसको समय से खिलाइए एंड अगर उसके बाद भी रिया की तबीयत ठीक नहीं हो रही है तो आप एक काम कीजिए, उसको फिर से एक बार डॉक्टर के पास ले जाइए। तो ये बोलकर प्रशांत देन फोन रखता है। उसके बाद ये सब चीज़ों के बारे में प्रशांत एक दीदी को बताई। वो दीदी प्रशांत एंड रिया एक ही ऑफिस का एक ही डिपार्टमेंट में काम करती है। ये सब सुन के वो दीदी बोली, रिया ऐसे बाल को खोलकर दोपहर के 2 बजे उस पुरानी घर पे गई थी, ये सब ना मुझे ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, मैं रिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो उसके बाद प्रशांत भी घर चला आया एंड शाम को उसको फिर से रिया की घर से एक कॉल आया। जब वो कॉल पिकअप किया तो उसको रिया की वॉइस सुनाई दी एंड रिया रोती हुई बोल रही थी, प्रशांत भैया तुम अभी के अभी सारे फोटोज को डिलीट कर दो, नहीं तो ये लोग मुझे मार देगा। तो ये सब सुन के प्रशांत तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया। तो वो बोला, क्या बोल रहा है तू रिया, कौन तुझे मार देगा? तो रिया बोली, एक छोटी सी बच्ची है एंड उसकी दादाजी है, आप सभी फोटोज को अभी डिलीट कर दो, नहीं तो वो लोग मुझे मार देगा। तो प्रशांत थोड़ा सा डर गया एंड वो बोला, ठीक है मैं सारे फोटोज को अभी डिलीट कर देता हूँ, तू हमेशा आंटी के साथ रहे। तो प्रशांत सभी फोटोज को डिलीट कर देता है एंड फिर से एक बार वो उस दीदी को ये सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो इस बार वो दीदी ये सब सुन के बोली, चल कल सुबह हम लोग रिया के घर पे जाएंगे, देखते हैं कि एक्चुअली में वहाँ पर क्या चल रहा है। तो अगले दिन वो लोग रिया के घर पे गई एंड वो लोग देखा कि आंटी रो रही थी। तो प्रशांत ने आंटी को बोला कि रिया कहाँ है आंटी? आंटी ने बोली कि ऊपर के रूम में है। वो लोग रिया के रूम में गया एंड प्रशांत जब रिया को देखा वो पूरा शॉक हो गया था। जो लड़की पिछली शनिवार इतना ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, उसकी चेहरा पूरा बदल गई है। रिया की आंखों के नीचे डार्क सर्किल हो गई है, उसकी बाल पूरा बिखर गई है, वो एकदम पतली हो गई है एंड उसकी फेस पे पूरा शरीर पे कटिंग की, स्क्रैचेस की बहुत सारा दाग है। तो रिया सो रही थी, जब प्रशांत उसको टच किया वो चौंक के ऐसे उठ गई एंड उसकी पूरा शरीर एकदम ठंडा थी। तो देन रिया चिल्लाते हुई बोली, प्रशांत भैया मुझे बचा लो, प्रशांत भैया वो लोग मुझे मार देगा। तो प्रशांत बोला, कौन तुझे मार देगा? तो रिया बोली, वो छोटी सी लड़की जब भी रोती है तो उसकी दादाजी आके मुझे मारता है, वो अपने नाखून से मुझे स्क्रैच करता है एंड ब्लेड से मेरी शरीर काट देता है एंड अब वो दोनों खिड़की के सामने हैं एंड वो तुम्हारे ही पास आ रहा है, प्रशांत भैया तुम अभी के अभी इस रूम से बाहर चले जाओ। तो ये बोलकर रिया बेहोश हो गई। लेकिन प्रशांत को एंड दीदी को तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत ही ज्यादा डर गया रिया की बात सुन के एंड वो लोग उस रूम से निकल गया। तो बाहर निकल के प्रशांत आंटी को बोला, आंटी आप एक काम कीजिए, डॉक्टर से काम नहीं हो रहा है, आप रिया को एक फकीर बाबा के पास ले जाइए। तो अगले दिन रिया को सभी ने एक फकीर बाबा के पास ले गया। तो फकीर बाबा के सामने जो बैठने का प्लेस है, जगह है, वहाँ पर रिया को बैठाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। रिया के अंदर इतनी ज्यादा पावर आ गई थी कि 3 लोग मिलकर भी उसको वहाँ पर नहीं बैठा पा रहा था। तो उसके बाद वो बाबा अपने हाथों के अंदर कुछ धूल टाइप का कुछ लिया एंड तंत्र मंत्र करके रिया के ऊपर छिड़का। उसके बाद रिया थोड़ा सा कंट्रोल में आई एंड सभी ने उसको उस जगह पर बैठाई। देन फकीर बाबा उसको पूछा, तू कौन है, तू क्या चाहता है एंड तू इस लड़की के अंदर क्या कर रहा है? तो उसके बाद बहुत ही स्ट्रेंजली रिया की वॉइस एक बच्चों की वॉइस में बदल गई एंड वो रोती हुई बोली, मेरा नाम मिमी है
एंड मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ। बाबा बोला, तू इस लड़की के अंदर क्या कर रही है, तू क्या चाहती है? तब वो बोली, मेरी लाइफ नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं थी। जब मैं 2 साल की थी तब मेरी माँ गुजर गई एंड देन मेरे पिताजी दूसरी शादी की एंड तब से मैं, मेरी सौतेली माँ, पिताजी एंड मेरी दादाजी जोधपुर पार्क के घर पे रहने लगी। सब कुछ ठीक ही चल रही थी। मेरी सौतेली माँ मुझे उतना ज़्यादा प्यार नहीं करती थी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत केयर करती थी। मेरा पिताजी बिजनेसमैन था तो उनको ज़्यादातर समय बाहर रहना पड़ता था, तो उनके साथ मेरा बॉन्डिंग उतना अच्छा नहीं थी। मेरी दादाजी ही थी जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा केयर करता था। मुझे स्कूल ले जाता था, मुझे स्कूल से वापस ले आता था, रात में स्टोरी भी सुनाता था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन कुछ साल बाद मेरी माँ की बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ गई। वो मुझे ठीक से खाना नहीं देती थी, घर का हर काम वो मुझसे करवाती थी एंड मेरी स्कूल जाना भी वो बंद कर दी। ये सब चीज़ों से मेरे पिताजी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरा दादाजी ये सब चीज़ों के अगेंस्ट जब बोला तो बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया एंड प्रॉपर्टी को लेकर भी बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया। तो उसके बाद एक दिन रात में जब दादाजी अपने रूम में सो रहा था तो मेरे पिताजी एंड मेरी सौतेली माँ एक पिलो से दादाजी का दम घुट के उसको मार दिया। तो मैं ये सब कुछ देख ली थी एंड मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, तो मैं चिल्लाई। देन वो लोग बाहर आया एंड मेरी माँ मुझे सर पे मारी एंड मैं वहाँ पर बेहोश हो गई। एंड अगले दिन एक झूठा ड्रामा हुआ कि दादाजी को हार्ट अटैक हो गया था एंड डॉक्टर अंकल भी इसमें शामिल था। उसके बाद उन लोगों ने जैसे तैसे दादाजी का अंतिम संस्कार किया एंड उसके बाद से मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर स्टार्ट हुआ। पहले माँ अकेली करती थी, अब पिताजी भी करता है एंड उन लोगों ने मुझको बोला कि अगर मैं इस सब चीजों के बारे में किसी को भी कुछ भी बताने की कोशिश की तो वो लोग मुझे मार देगा। उसके बाद कुछ महीना बीत गया, तो 2 महीना बाद हमारे घर में एक पुलिस अंकल आई थी। तो उस पुलिस अंकल को मेरे दादाजी की मौत के बारे में मैं बताने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बारे में मेरे मॉम को पता चल गई थी एंड मैं उस पुलिस अंकल को कुछ भी नहीं बता पाई। तो उस दिन रात में पिताजी एंड माँ की रूम से उन लोगों को बात करते हुए मैं सुन ली थी। वो लोग बोल रही थी कि वो लोग मुझे मारकर इस प्रॉपर्टी को लेके बहुत दूर चले जाएंगे। मैं वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों को पता चल गया। मेरे पिताजी बाहर आके मुझे एक धक्का दिया एंड मैं सीढ़ी से नीचे गिर गई एंड देन माँ आकर मेरी गला दबाई एंड मैं छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुई एंड मैं मर गई। उसके बाद वो लोग मेरी डेड बॉडी को एक प्लास्टिक में मुड़ के एंड मेरे चीजों को एक बक्से में डाल के डेड बॉडी को एंड वो बक्से को सीढ़ी के पास का जो रूम था उस रूम के नीचे दफना दिया। देन वो लोग घर को लॉक करके यहाँ से गायब हो गया। उसके बाद से ही मैं और मेरी दादाजी इस घर के अंदर बंद है। तो ये सब सुनने के बाद फकीर बाबा उसको बोली, ठीक है तो अब तो हो गया है, अब तो तू कुछ नहीं कर सकता है, तू अब क्या चाहता है, तू इस लड़की को छोड़ दे। तो देन वो बोली कि मुझे मुक्ति चाहिए। तो बाबा जी ने बोला, ठीक है मैं तुझे मुक्ति दिलवाऊंगा, तू इसको छोड़ दे अभी। देन उसके बाद रिया जमीन पर बेहोश होके गिर गई। सबने मिलकर उसको घर लेकर गया एंड उसके बाद उसका तबीयत थोड़ा सा बेटर हुई। पुलिस उस पुराने घर के अंदर गई। जमीन के अंदर उन लोगों को कुछ कंकाल एंड एक बक्सा मिला। दूसरी तरफ बाबा जी की मदद से रिया को एंड दादाजी को फाइनली मुक्ति मिला। रिया भी बिल्कुल ठीक हो गई थी एंड नॉर्मली वो पहले जैसे ऑफिस जाना स्टार्ट कर दी थी। तो गाइस यही था स्टोरी। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। एंड फिर से एक बार अगर आप अपने रियल गोस्ट स्टोरी मुझे शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मिलता हूँ अगले वीडियो पे। टिल देन सी यू एंड टेक केयर।